हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगी सारे नीट एस्पायरेंट्स का ग्रेविटॉन सीरीज़ में, एक ऐसी स्पेशल सीरीज़ जो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर रन करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें इतने डिटेल लेक्चर्स हैं कि कोई भी कंसेप्ट जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, स्किप नहीं करवाया जाएगा। एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर हम लोग मोस्ट स्कोरिंग 80 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं फिजिक्स के, जिसके अंदर 80 टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि हर साल नीट के एग्जाम में इन्हीं 80 टॉपिक्स के बेसिस पे 140 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा इन 80 टॉपिक्स के कंसेप्ट्स को समझना चाहता है, थ्योरी को कंप्लीट करना चाहता है, जितनी भी चीज़ें इस टॉपिक से एसोसिएटेड है, अगर तुम वो कवर करना चाहते हो, चाहे नोट मेकिंग करते हुए या फिर नोट मेकिंग ना करते हुए, या फिर आगे कभी भी रिवाइज करना चाहते हो इन टॉपिक्स को, देन आई कैन से दैट डेफिनेटली ग्रेविटॉन सीरीज इज फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है ग्रेविटॉन सीरीज की, तो तुम लोग उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को सेव भी कर सकते हो ताकि जो क्लासेस हैं उनको एक्सेस करना तुम्हारे लिए ईजी हो जाए। और मैं ये भी बता दूं कि इस ग्रेविटॉन सीरीज में ये जो हम 80 टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने मिनी डीपीपी भी प्रोवाइड करनी है, ताकि एक बार जब तुम ये क्लास अटेंड कर लो जो कंप्लीटली थियोरटिकल कंसेप्चुअल डिफरेंट डिफरेंट केसेस को डिस्कस करती हुई हैं, उसके बाद अगर तुम मिनी डीपीपी सॉल्व कर लोगे तो आई कैन से कि तुम्हारे कंसेप्ट्स भी तुम्हें समझ आ गए, तुम्हें थियोरी भी पता लग गई, तुम्हें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी पता लग गए, और फिर साथ-साथ में तुम लोगों की थोड़ी-सी खुद से जो सेल्फ प्रैक्टिस होती है, वो भी हो गई। बाकी अब मेरे इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी 7777 क्वेश्चन सीरीज़ है, जिसके अंदर मैंने लगभग पूरी फिज़िक्स, सारे चैप्टर्स नहीं, लेकिन लगभग सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हुए हैं टॉपिक वाइज़, अलोंग विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस जो फिज़िक्स के टॉप बुक्स में से आ रहे हैं। तो तुम 7777 क्वेश्चन सीरीज़ को बिल्कुल अपनी एक्सट्रीम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो हमारी ग्रेविटॉन सीरीज की पहली क्लास है, आज की क्लास में हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, इट इज एरर्स एंड इट्स प्रोपोगेशन। बट बिफोर आई बिगिन विद द क्लास, आई विल आस्क एवरीवन टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इन केस यू हैव नॉट ऑलरेडी, ताकि तुम ग्रेविटॉन सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर पाओ। आगे कोई भी क्लासेस आए, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए, चाहे नीट से एसोसिएटेड है, फिजिक्स से एसोसिएटेड है, मेरी क्लासेस से एसोसिएटेड है, तो उसके बारे में तुम लोगों को पता लगता रहे। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमारा जो पहला टॉपिक है, वो हम जो कंप्लीट करने वाले हैं, इट इज़ एरर्स एंड इट्स प्रोपोगेशन, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग 80 टॉपिक्स है। अगर मानो आप ग्रेविटॉन सीरीज का कंप्लीट टॉपिक लिस्ट चाहते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं और स्केड्यूल क्या रहेगा इन टॉपिक्स का, तो मैंने ये टू डू लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। अब इस लिस्ट के अंदर ये भी है कौन से दिन क्लास होगी, ये भी है कि उस दिन कौन सी क्लास होगी, टॉपिक क्या होगा। फिर बाद में यहाँ पर एक और टैब है क्लास लिंक का। मैं बेसिकली ये टू डू लिस्ट इसलिए बना रही हूँ ताकि एक पर्टिकुलर गूगल शीट में ना सारी चीज़ें हों, कौन कौन सी डेट पे कौन कौन से टॉपिक्स हुए हैं, उन टॉपिक की क्लास का लिंक यहाँ पर, पीडीएफ लिंक भी मैं यहाँ पर डालूंगी, और उसी तरीके से जो मिनी डीपीपी का लिंक है वो भी मैं यहाँ पर डालूंगी, ताकि कोई भी बच्चा चाहे अभी से ग्रेविटॉन सीरीज़ को फॉलो करे या फ्यूचर में आगे जाके कभी भी ग्रेविटॉन सीरीज़ को फॉलो करें तो उसके लिए ईज़ी हो जाए। क्योंकि मैं पहले जितने भी पीडीएफ्स है टेलीग्राम के ऊपर देती थी, लेकिन टेलीग्राम पे फिर बच्चों को मिलने बहुत मुश्किल हो जाते थे पीडीएफ। तो मैंने सोचा अब की बार जितने भी पीडीएफ्स और मिनी डीपीपीज़ है उसको मैं एक गूगल शीट में रखूँगी, और उस आई एम सो सॉरी, और उस गूगल शीट का लिंक मैं अपने वीडियो के अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जो भी ग्रेविटॉन सीरीज़ से एसोसिएटेड है। ठीक है जी। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को बच्चों ज़रूर से जॉइन कर लेना अगर तुम मुझे फिज़िक्स के लिए फॉलो करने वाले हो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, छोटे-छोटे नोटिफिकेशंस हैं, मेरे क्लास के लिंक्स वगैरह हैं, वो सारे तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अभी मैंने तुम्हें ये भी बता दिया ग्रेविटॉन सीरीज़ क्या है, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया ग्रेविटॉन सीरीज़ में हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया आज पहली क्लास है किस टॉपिक के ऊपर है, मैंने ये भी बता दिया कैसे तुम इन सारे टॉपिक्स को, उनकी क्लासेस के लिंक को, उनके पीडीएफ को, मिनी डीपीपी को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी फाइनली हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक को, जिसका नाम है एरर्स एंड इट्स प्रोपोगेशन। तो देखो बच्चों, एरर का मतलब समझ लो, एरर का मतलब क्या होता है। तो एरर का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो ट्रू वैल्यू है मेजरमेंट की, अगर वो मेजर्ड वैल्यू से ना ओवरलैप करे, अगर उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो, तो मैं बोल दूंगी कि मेजरमेंट के अंदर एरर है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अभी ये जो ग्लास है, इस ग्लास के अंदर पानी है। लेट्स अज्यूम कि अभी इस ग्लास के अंदर 200 ग्राम पानी है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको मेजर करूं और मेरी जो रीडिंग है वो 198 ग्राम आए, तो तुम देख पा रहे हो कि जो असली पानी इसके अंदर प्रेजेंट है उसका मास 200 ग्राम है, लेकिन मैंने मेजरमेंट लिया वो 198 ग्राम आया, तो मैंने एरर कर दिया ना, मैंने अपनी मेजरमेंट में एरर कर दिया है ना। मेरी मेजरमेंट में एरर है कितने का, 2 ग्राम का।
तो एरर इन अ मेजरमेंट का मतलब ये है कि जब मेरी मेजर्ड वैल्यू 198 रियल वैल्यू 200 से ना ओवरलैप हो, और तो इस केस को हम लोग बोलते हैं कि मेजरमेंट के अंदर एरर है। अभी देखो ये जो क्लास है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कि हम एरर को किन किन टर्म्स में डिफाइन कर पा रहे हैं। जैसे कि चलो समझ आ गया कि इस ग्लास का मास है 200 ग्राम, मैंने मेजर किया 198 ग्राम निकला। तो अब मैं एरर को कैसे बताना चाहती हूँ? क्या मैं एरर को एब्सोल्यूट टर्म्स में बताना चाहती हूँ कि मैं सीधा बोल दूँ 2 ग्राम का एरर है, या मैं उसको रिलेटिव टर्म्स में बताना चाहती हूँ कि यार 2 ग्राम का एरर है, रियल वैल्यू 200 ग्राम थी, या मैं परसेंटेज एरर की टर्म्स में बताना चाहती हूँ कि यार रियल वैल्यू 200 ग्राम थी लेकिन उसमें मैंने 2 ग्राम का एरर कर दिया, तो बताओ कितने परसेंटेज का एरर कर दिया। दैट इज इट। तो ये 3 तरीके के एरर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम एरर को डिफाइन कर सकते हैं। एक है एब्सोल्यूट एरर, एक है रिलेटिव एरर और एक है परसेंटेज एरर। अगर मानो मैं यही एग्जाम्पल की फॉर्म में तुम लोगों को समझा रही हूँ, तो हम लोग यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल ये लेके चलते हैं कि जो रियल वैल्यू, ठीक है, ये जो ग्लास के अंदर पानी है, मानो उसकी जो रियल वैल्यू है उसकी वैल्यू है 200 ग्राम, लेकिन मानो जब मैंने इसको मेजर किया तो जो मेरी मेजर्ड वैल्यू है, लेट अस अज्यूम वो वाली वैल्यू 198 ग्राम आ रही है। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा 2 ग्राम। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली में होता क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर होता है कि जो रियल वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसके बीच में डिफरेंस कितना है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जैसे कि मानो अगर मैं इस ग्लास का ही एग्जांपल लूं कि अभी तो हमने ये देखा था कि इसका मानो इसके अंदर पानी जो है वो 200 ग्राम का है, मैंने लेकिन 198 मेजर किया तो एरर आ गया 2। लेकिन मानो अगर मैं इसको 202 भी मेजर करते ना तो भी जो एब्सोल्यूट एरर है उसकी वैल्यू 2 ग्राम ही आनी थी। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो एब्सोल्यूट एरर है दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, ये जो रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू है उसको ऐसे 2 बार के बीच में रखा हुआ है। 2 बार के बीच में रखने का सिग्निफिकेंस ये है कि मुझे इस डिफरेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि क्या पता है -10 आ जाए, कहीं पे 10 आ जाए, कहीं पे -9 आ जाए, तो मुझे आंसर सिर्फ और सिर्फ नंबर के टर्म्स में चाहिए कि एक्चुअली में रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये जो बार है वो यही सिग्निफाई कर रहा है कि मुझे इस माइनस का, मुझे इस सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। दैट इज इट, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। तो मानो अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, अगर मैं इसी बेसिस के ऊपर बोलूँ कि बताओ ये वाले एग्जाम्पल के बेसिस पे एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि 200 ग्राम और 198 ग्राम में जो एब्सोल्यूट एरर है उसको मैं ऐसे डिनोट करूंगी। ए की वैल्यू को मैंने मैंने यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर है उसका डिनोशन ए से किया है। ए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, तो कोई रैंडम फिजिकल क्वांटिटी जिसको ए से डिनोट किया जा रहा है उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगा उसको ऐसे डिनोट किया जाएगा। अभी मानो अगर मैं मास की बात करूँ तो मास को तो मुझे अच्छे से पता है, हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो ये मेरे पास रियल वैल्यू आ गई, ये मेरे पास मेजर्ड वैल्यू आ गई, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 ग्राम का, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ गई 2 ग्राम। अगर मानो मैं बोलूँ रिलेटिव एरर मैंने अपने मेजरमेंट में कितना किया है, देन इट इज़ गोइंग टू बी एक्चुअली में मैंने एब्सोल्यूट एरर कितना किया डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू कितनी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर रिलेटिव एरर को निकालूं तो तुम देख पा रहे हो मैंने 2 ग्राम का एरर किया है। 2 ग्राम का एरर किया है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी में जिसकी जो एक्चुअल मेजरमेंट थी वो 200 ग्राम थी। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, इट इज़ इक्वल टू 1/100। देख पा रहे हो ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये मेरे पास रिलेटिव एरर आ गया 1/100। और मानो अगर मैं इसी को परसेंटेज की फॉर्म में लिख दूं कि यार मैंने जो रिलेटिव एरर किया है कि मैंने 2 ग्राम का एरर किया एक ऐसी मेजरमेंट में जिसकी रियल वैल्यू 200 ग्राम थी, तो अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूँ कि मैंने परसेंटेज में कितना एरर किया है, तो इसको मुझे सिर्फ क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 100%, विच गिव्स मी 1% एज द आंसर। These are the basics of the absolute error, relative error और and percentage error। अब देखो बच्चों ये जो relative error है और percentage error है, हम इस लॉजिक से बिल्कुल बचपन से डील करते आ रहे हैं। जैसे कि मानो तुम बोलो कि पापा मेरे 20 में से 18 मार्क्स आए हैं, तो ये तुम्हारी रिलेटिव एक्यूरेसी है कि तुम 18 मार्क्स लेके आए हो, जबकि तुम्हारे टेस्ट में टोटल मार्क्स 20 बन सकते थे। तो ये तुम्हारी रिलेटिव एक्यूरेसी है, ये तुम्हारे रिलेटिव मार्क्स है। और अगर मानो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर बाद में वो मेरे पास क्या आ जाता है, परसेंटेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर क्या बन जाएगा 90%। तो सेम चीज़ यहाँ पर एरर में है, मैंने कितना एरर किया वो एब्सोल्यूट एरर है।
मैंने कितना एरर किया डिवाइडेड बाय एक्चुअली में वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, एक्चुअली में रियल वैल्यू क्या थी उस फिजिकल क्वांटिटी की, दैट इज द रिलेटिव एरर। और इसी को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों वो मेरा परसेंटेज एरर आ जाता है। तुम्हें सिर्फ इतना समझना है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ताकि ये चीज़ और क्लियर हो। तो अब की बार मैं क्या करती हूँ, ऐसा करते हैं, ज़रा सा टाइम को मेजर करते हैं। तो मानो मैं किसी भी चीज़ के टाइम इंटरवल को मेजर कर रही थी, तो उसकी जो रियल वैल्यू है, मानो उसकी वैल्यू 20 सेकंड है, लेकिन मैंने जब उसको मेजर किया ना, तो यार वो वाली वैल्यू मुझे 16 सेकंड्स मिली। तो मेरी मेजर्ड वैल्यू उसके लिए 16 सेकंड्स है और उसकी एक्चुअल वैल्यू 20 सेकंड्स है। अब मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार यहाँ पर ऐसा करो, एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करो, तो मैंने तुम्हें बता दिया ओवर थिंक नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंस देखो। ना पॉजिटिव के बारे में सोचो ना नेगेटिव के बारे में सोचो, सिर्फ डिफरेंस देखो कि 20 और 16 के बीच में कितना डिफरेंस है, कि एक्चुअली में जो रियल वैल्यू टाइम की है और जो मेजर्ड वैल्यू टाइम की है उसके बीच में एक्चुअली में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 सेकंड आ रहा है ना। तो एब्सोल्यूट एरर हो गया 4 सेकंड। यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिनोट करूंगी, ऐसे डिनोट करूंगी। दिस इज हाउ द एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड। मानो अगर सेम सिनेरियो में अब की बार अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि बताओ भाई यहाँ पर रिलेटिव एरर कितना है, तो मैंने तुम्हें बता तो दिया। रिलेटिव एरर होता है एक्चुअली में मैंने कितना एरर किया है डिवाइडेड बाय मैंने जिस फिजिकल क्वांटिटी में एरर किया है उसकी रियल वैल्यू कितनी है, दैट इज इट। तो मैं मुझे यहाँ पर रिलेटिव एरर निकालना हो तो इट इज गोइंग टू बी कि भाई मैंने क्या किया ना, 4 सेकंड का एरर कर दिया उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में जिसकी मेजरमेंट की रियल वैल्यू 20 सेकंड है। तो सेकंड सेकंड कट गया, ये वाली वैल्यू सिंपली सिंपली कितनी आ गई, 1/5। और मानो अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना हो तो ये मैंने तुम्हें बता दिया है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज गोइंग टू बी कितना रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर का मतलब क्या, मैंने कितना एरर किया है एक मेजरमेंट में डिवाइडेड बाय एक्चुअली में उस फिजिकल क्वांटिटी की रियल वैल्यू कितनी थी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो वो वाली वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच गिव्स मी 20% एज द आंसर। तो अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है नोट करने वाले, कि अगर मानो मैं एब्सोल्यूट एरर के यूनिट्स और डिमेंशंस की बात करूँ तो बच्चों इसके जो यूनिट्स और डिमेंशंस होंगे, जैसे कि मानो जब मैं मास को मेजर कर रही थी तो फिर मैंने देखा कि यार एब्सोल्यूट एरर के जो यूनिट्स और डिमेंशंस हैं वो किस में आ रहे थे, ग्राम में आ रहे थे, क्योंकि मैं जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रही थी वो ग्राम में था, है ना। इसकी रियल वैल्यू ग्राम में थी, इसकी मेजर्ड वैल्यू ग्राम में थी। तो मैंने देखा कि यार ये जो एब्सोल्यूट एरर है वो भी ग्राम में ही निकल के आ रहा है। तो मैं बोल दूंगी कि जो यूनिट्स और डिमेंशंस एब्सोल्यूट एरर के होंगे इट इज गोइंग टू बी सेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। मैं जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रही हूँ उसकी क्या यूनिट्स एंड डिमेंशंस हैं, वही इसके भी डिमेंशंस होंगे, सेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी या फिर सेम एज दैट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। अब मैं यहाँ पर टाइम को मेजर करने लगी तो रियल वैल्यू सेकंड में थी, मेजर्ड वैल्यू सेकंड में थी, तो तुम लोग देख लो कि एब्सोल्यूट एरर भी कितना आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। तो इसके जो यूनिट्स और डिमेंशंस होंगे एब्सोल्यूट एरर के वो सेम होंगे जो फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स और डिमेंशंस है उसके, उससे ही। लेकिन मानो अगर मैं रिलेटिव और परसेंटेज एरर की बात करूं तो ये तो सिंपली नंबर है ना। देखो जब हमने यहाँ पर रिलेटिव एरर निकाला था तो तुम देखो ना, एब्सोल्यूट एरर मानो अगर ग्राम में है, रियल वैल्यू भी ग्राम में है, दोनों कट गए। एब्सोल्यूट एरर अगर सेकंड में है, रियल वैल्यू भी सेकंड में है, दोनों कट गए, है ना। तो रिलेटिव एरर क्या आ गया, यूनिटलेस और डिमेंशनलेस, और उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी यूनिटलेस और डिमेंशनलेस होगा। तो आई कैन से रिलेटिव एरर सिर्फ एक नंबर है, परसेंटेज एरर सिर्फ एक नंबर है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों बच्चों यूनिटलेस भी हो जाएंगे और ये दोनों डिमेंशनलेस भी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, आई एम होपिंग ये चीज़ सबको क्लियर हो गई है कि एब्सोल्यूट एरर इज ओनली द डिफरेंस, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तुम्हें सिर्फ डिफरेंस निकालना है, तो चाहे तुम रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकाल लो या फिर तुम मेजर्ड वैल्यू माइनस रियल वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकालो, इट इज़ वन एंड दी सेम थिंग। तुम देखो ना, चाहे मैं 6 - 4 करूँ या फिर 4 - 6 करूँ, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आ गया -2, लेकिन अगर मानो मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सो इट डज़ नॉट मैटर। कुछ बुक में तो तुम्हें रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू दिखा होगा, कुछ बुक में तुम्हें मेजर्ड वैल्यू माइनस रियल वैल्यू दिखा होगा। मैं सिर्फ इतना पॉइंट बताना चाहती हूँ कि दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा एक्चुअली में कितना डिफरेंस है रियल और मेजर्ड के बीच में।
रिलेटिव एरर आ जाएगा हमने कितना एरर कर दिया डिवाइडेड बाय एक्चुअली में उस फिजिकल क्वांटिटी की रियल वैल्यू कितनी थी, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाता है। अब तुम लोगों को कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जैसे कि अगर अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे पास ना कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को मैंने ए बोल दिया, ठीक है? तो मेरे पास ए क्वांटिटी है, इट इज़ बीइंग मेजर्ड, मैं क्या कर रही हूँ इसकी मेजरमेंट ले रही हूँ। सो लेट अस अज्यूम देयर इज अ क्वांटिटी ए एंड इट इज बीइंग मेजर्ड, ठीक है? तो मैंने देखा कि मेजरमेंट में ना जो इसकी एक्चुअली में जो रियल वैल्यू है उसकी वैल्यू तो है ए, और मेजरमेंट में मानो जो मैंने एब्सोल्यूट एरर कर दिया ना, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसको मैं ऐसे डिनोट करूंगी, डिनोशंस देख लो। तो आई कैन से कि यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ इस फिजिकल क्वांटिटी को ए को, देन दैट कैन बी रिटन इज इक्वल टू इसकी रियल वैल्यू कितनी है प्लस माइनस इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना है। डिनोशंस ऐसे की जाती है, आप एब्सोल्यूट एरर को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम डिनोशंस ऐसे करते हैं कि भाई मेरे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी रियल वैल्यू तो ए की है, लेकिन उसके अंदर जब मैंने उस ए की मेजरमेंट ली ना, तब मैंने उस मेजरमेंट में इतना एब्सोल्यूट एरर कर दिया। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि अभी मानो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं सिर्फ ये डिनोशंस देके तुमसे पूछूं कि बताओ इस क्वांटिटी के अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो वो एब्सोल्यूट एरर इतना है। अगर मानो मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके अंदर रिलेटिव एरर कितना है, तो वो रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, कितना एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाय द रियल वैल्यू। और उसी तरीके से अभी मानो अगर मैं तुमसे परसेंटेज एरर की बात करूं तो परसेंटेज एरर हो जाएगा कितना एब्सोल्यूट कितना रिलेटिव एरर है मल्टीप्लाइड बाय 100%। समझे? तो ये मैंने बेसिकली डिनोशंस बताई है कि चलो समझ तो आ गया कि मतलब क्या है एब्सोल्यूट एरर का, रिलेटिव एरर का, लेकिन एक्चुअली में उसको इक्वेशंस में लिखा कैसे जाता है वो पॉइंट मैंने ग्रीन कलर की हेल्प से कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि मैंने किसी टाइम को मेजर किया, वो वाली टाइम की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये उसकी रियल वैल्यू है। देखो ये उसकी रियल वैल्यू है, और जब मैंने उस टाइम को मेजर किया तो उसके अंदर मैंने जो एब्सोल्यूट एरर क्रिएट किया है वो इतना है। तो अभी मानो अगर मैं तुमसे एब्सोल्यूट एरर की बात करूँ तो एब्सोल्यूट एरर तो 0.01 सेकेंड ही आ जाएगा। मानो अगर मैं रिलेटिव एरर की बात करूँ तो रिलेटिव एरर हो जाएगा मैंने कितना एब्सोल्यूट एरर किया डिवाइडेड बाय द रियल वैल्यू, तो वो हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 2। अगर मानो मैं तुमसे पूछूं कितना परसेंटेज एरर है तो इट इज गोइंग टू बी कितना रिलेटिव एरर है मल्टीप्लाइड बाय 100, सो इट इज गोइंग टू बी 0.01 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100%। मैंने ये पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। तो अभी तक मैंने जितना कुछ भी एरर्स के बारे में बताया है, अब हम लोगों को इसको आगे लेके जाना है ताकि अब हमें ये पता लगे कि एरर्स प्रोपोगेट कैसे करते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है एरर्स क्या होते हैं, और एक बार हमें पता लग गया कि हाँ भाई एक मेजरमेंट में एरर है, तो उस मेजरमेंट में कितना एरर है, कैसे उसको भी डिफाइन करने के 3 तरीके हैं। क्या हम सीधा सीधा बताना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, रिलेटिव की टर्म्स में एरर बताना चाहते हैं, या परसेंटेज की टर्म्स में एरर बताना चाहते हैं। अब एक बार जब हमें पता लग गया कि ठीक है भाई एक मेजरमेंट है, उस एक मेजरमेंट की डिनोशंस अगर ऐसे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि उस मेजरमेंट में इतना एब्सोल्यूट एरर है। तो एक बार एब्सोल्यूट एरर आ गया, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालना बड़ी बात नहीं है। ये खत्म, ये हमारा फर्स्ट हाफ था। अब सेकंड हाफ में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि जब 1 2 3 4 मतलब जब मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज एक साथ आती हैं तो उनके एरर किस तरीके से एडअप होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में, अच्छा उसके बारे में यहाँ से डिस्कशन हो रहा है। अभी मैं तुम लोगों को 2 केसेस बताती हूँ। बेसिकली ये 2 क्वेश्चन टाइप्स हैं, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन टाइप, है ना? वही नॉलेज रहेगी जो अभी तक मैंने तुम लोगों को डिलीवर की है, बस मैं तुम्हें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ये दोनों क्वेश्चन टाइप है, ये कंसेप्ट नहीं है, दोनों क्वेश्चन टाइप है। So now that we understand what is absolute error, what is relative error and percentage error, अब जरा सा बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन टाइप की। मानो अब की बार मैं तुम्हें क्या करूँ ना, एक रियल वैल्यू दे दूँ और बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू दे दूँ। एक रियल वैल्यू दे दी कि तुम्हें पता लग गया कि हाँ भाई टाइम की यही वैल्यू है, लेकिन मैं उसको बार बार मेजर कर रही हूँ। तो यार अगर मेजरमेंट बहुत ज़्यादा होगी तो एब्सोल्यूट एरर भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना। मानो अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ
कि भाई जो रियल वैल्यू थी 4 सेकंड थी टाइम की, ये रियल वैल्यू थी। लेकिन मैंने इसको एक बार मेजर किया तो 3.8 निकला और दूसरी बार मेजर किया तो 4.4 निकला। तो ये 2 मेजरमेंट्स होगी ना, तो 2 एब्सोल्यूट एरर होगी। जैसे इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस निकालूँ, तो यहाँ से एब्सोल्यूट एरर आ रहा है 0.2 सेकंड और इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूँ, तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है इट इज़ इक्वल टू 0.4 सेकंड। तो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ कि जब एक रियल वैल्यू हो और मल्टीपल मेजर्ड वैल्यूज़ हो, तो मल्टीपल एब्सोल्यूट एरर भी होंगे। जैसे कि एक एब्सोल्यूट एरर मेरे पास यहाँ पर 0.2 सेकंड है, एक एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर 0.4 सेकंड है। तो ऐसे केस में क्या करना ना, कि ठीक है हमारे पास बहुत सारे एब्सोल्यूट एरर्स हैं, लेकिन एक ही एब्सोल्यूट एरर है जो जाता है रिलेटिव एरर को निकालने में, और उसी को 100 से मल्टीप्लाई करने पे परसेंटेज एरर आता है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो रिलेटिव एरर के न्यूमरेटर में जाता है, तुम क्या करना, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे एब्सोल्यूट एरर है तो इनका एवरेज निकाल लो। जैसे कि अभी इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी पहले वाले का सम दूसरे वाले का सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। आई कैन से कि एब्सोल्यूट एरर का जो मीन होगा इट इज गोइंग टू बी पहला प्लस दूसरा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर दो एब्सोल्यूट एरर्स है, तो वही चीज लिखी हुई है। व्हेन देयर आर मेनी मेजर्ड वैल्यूज ऑफ अ क्वांटिटी, वी कैलकुलेट द इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स एंड देन वी कैलकुलेट देयर मीन टू फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसको मैं एक और बार समझा देती हूँ 3 क्वांटिटीज लेके। मानो मेरे पास रियल वैल्यू ऑफ टाइम टी की थी। अब मैंने ना इसको 3 बार मेजर किया, एक बार टाइम की वैल्यू T1 निकली, फिर T2 निकली और फिर T3 निकली। लेट्स अज्यूम दैट कि भाई ये रियल वैल्यू है, मैंने उसको पहली बार मेजर किया तो वैल्यू T1 निकला, दूसरी बार मेजर किया वैल्यू T2 निकला, तीसरी बार मेजर किया वैल्यू T3 निकला। तो अभी यहाँ पर T1 और T के बीच में मानो इतना एब्सोल्यूट एरर है, T2 और T के बीच में मानो इतना एब्सोल्यूट एरर है, और T और T3 के बीच में मानो इतना एब्सोल्यूट एरर है। तो मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि एब्सोल्यूट एरर एक ही है जो रिलेटिव एरर में जाएगा, और फिर बाद में जिसकी हेल्प से हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि कभी भी मल्टीपल मेजरमेंट्स हो तो मल्टीपल एब्सोल्यूट एरर्स भी होंगे। तो तुम क्या करो ना, तुम यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, इनका एवरेज निकाल लो, इनका मीन निकाल लो। तो वो कितना हो जाएगा, पहले वाले के अंदर एब्सोल्यूट एरर, दूसरे वाले के अंदर एब्सोल्यूट एरर, तीसरे वाले के अंदर एब्सोल्यूट एरर। तो मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, डिवीजन में अब की बार 3 आ जाएगा। और यही वो मेन एब्सोल्यूट एरर है बच्चों जो रिलेटिव एरर निकालने में काम आएगा। तो रिलेटिव एरर हो जाएगा यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द रियल वैल्यू ऑफ टाइम, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करने पे परसेंटेज एरर आएगा। ये एक क्वेश्चन टाइप है। दूसरा क्वेश्चन टाइप, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन तुम अगर इसको समझोगे ना तो तुम्हें एरर का थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली क्वेश्चन टाइप ये है, मानो आपके बारे में तुम्हें रियल वैल्यू दूं ही ना। मैंने क्या किया, पहले हम लोग देखो पहले हम लोग एक रियल वैल्यू की बात कर रहे थे, एक मेजर्ड वैल्यू की बात कर रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हुए अब की बार मैंने तुम्हें बोला कि अब की बार मल्टीपल मेजरमेंट्स हैं। अब की बार मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अब की बार सिर्फ मल्टीपल मेजरमेंट्स है, रियल वैल्यू है ही नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे, फिर यहाँ पर दिक्कत आ गई ना, क्योंकि अगर मानो मेरे पास रियल वैल्यू नहीं है, मल्टीपल मेजरमेंट्स है लेकिन रियल वैल्यू नहीं है, तो रियल वैल्यू के बिना मैं इन मल्टीपल मेजरमेंट से एसोसिएटेड जो एब्सोल्यूट एरर है उन इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालूंगी, फिर उनका मीन निकाल के रिलेटिव एरर कैसे निकाल पाऊंगे, परसेंटेज एरर कैसे निकाल पाऊंगे, है ना। तो स्टार्ट तो रियल वैल्यू से ही होता है ना, तो रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन टाइप को कैसे सॉल्व करना है, तुम्हें याद रखना है कि अगर मानो मल्टीपल मेजर्ड वैल्यू एक फिजिकल क्वांटिटी की तुम्हारे पास गिवन है लेकिन उसकी रियल वैल्यू नहीं गिवन है, तो तुम क्या करो ना, उनकी मेजर्ड वैल्यू का मीन ले लो और उसी को अज्यूम कर लो रियल वैल्यू, उसी को अज्यूम कर लेना है तुम लोगों को रियल वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मैंने टाइम को या फिर चलो मास को मैंने 3 बार मेजर किया, पहले मेजर किया तो 4 ग्राम निकला, फिर मेजर किया 2 ग्राम निकला, फिर बच्चों जब मैंने मेजर किया तो दोबारा से 4 ग्राम निकला, फिर बाद में 1 मिनट, फिर बाद में 6 ग्राम निकला। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूँ इसके अंदर बताओ एब्सोल्यूट एरर कितना है, रिलेटिव एरर कितना है, परसेंटेज एरर कितना है। तो दिक्कत है ना, क्योंकि रियल वैल्यू तो मास की वैल्यू, रियल वैल्यू मास की तो गिवन ही नहीं है। तो मैं तुम्हें बोलूँ ऐसे केस में क्या करना कि ये जो मेजरमेंट्स है ना, इन मेजरमेंट्स का ही मीन ले लेना और उसको रियल वैल्यू की तरह ट्रीट कर लेना, कि मैं यहाँ पर इस मास की मीन वैल्यू निकालूंगी और उसी को रियल वैल्यू की तरह ट्रीट करूंगी, विच इज 4 + 2 + 6 डिवाइडेड बाई 3।
तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 3 4 kg। इसका मतलब क्या, मुझे 4 kg को रियल वैल्यू अज्यूम करना है। अब आगे सेम है, तो 4 और 4 kg के बीच में यहाँ पर जो डिफरेंस है, देखो पहला एब्सोल्यूट एरर 0 आ गया, फिर इसके बीच में और यहाँ पर इसके बीच में जो डिफरेंस है, तो दूसरा एब्सोल्यूट एरर 2 आ गया, इसके बीच में और इसके बीच में जो डिफरेंस है, तीसरा एब्सोल्यूट एरर भी 2 आ गया। अब आगे मीन एब्सोल्यूट एरर, अब आगे चीज़ें सेम है। एक बार जब मल्टीपल एब्सोल्यूट एरर्स आ जाते हैं तो उसकी हेल्प से कैसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, फिर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालते हैं, उसके बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। बाकी आई एम होपिंग दिस इज क्लियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देती हूँ, मान लो अब की बार हम लोग मास को मेजर कर रहे हैं, तो हमने पहले मेजर किया m1 निकला, बाद में मेजर किया m2 निकला। तो तुम देख पा रहे हो कि मल्टीपल मेजर्ड वैल्यूज है मास की, रियल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं है। दीज आर दी मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि तुम क्या करना, इनका एवरेज ले लेना, m1 प्लस m2 का एवरेज ले लेना, और वो जो एवरेज आएगा उसको रियल की तरह ट्रीट कर लेना, ठीक है। अब फिर यहाँ से तुम देख पा रहे हो इस रियल वैल्यू और m1 के बीच में एक जो डिफरेंस होगा वो उसका एब्सोल्यूट एरर, उसके बीच में रियल वैल्यू मतलब मीन वैल्यू को ही रियल वैल्यू की तरह ट्रीट करना है, उसके बीच में और m2 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो दूसरा एब्सोल्यूट एरर। आगे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि जब मल्टीपल एब्सोल्यूट एरर हो फिर हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा ये, है ना। क्योंकि एब्सोल्यूट एरर अगर मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि नहीं, फर्स्ट मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर और दूसरे मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर नहीं बताओ, पूरा का पूरा एब्सोल्यूट एरर बताओ, तो अभी अगर मल्टीपल एब्सोल्यूट एरर है तो हम उनका मीन लेंगे ताकि हमें मीन एब्सोल्यूट एरर पता लगे। एक बार ये आ गया है तो रिलेटिव एरर आ जाएगा। इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द रियल वैल्यू। रियल वैल्यू ही हमारे यहाँ पर मीन वैल्यू है मेजरमेंट की, दिस, ठीक है। ये दो क्वेश्चन टाइप्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स है, तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये सारा था एरर्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स। अब हम लोग बात करेंगे कि एरर्स एक्चुअली में प्रोपोगेट कैसे करते हैं। तो देखो तुम्हें सबसे पहले तो एक चीज़ समझ आनी चाहिए, अभी हम एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहे। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ मानो दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रहे हैं, ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, और कोई रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी निकल रहा है। तो मानो मैं तुम्हें बोलूं कि a प्लस बी करके c बन रहा है, या फिर मानो मैं तुम्हें बोलूं a माइनस बी करके c बन रहा है, a मल्टीप्लाइड बाय b करके c बन रहा है, या फिर a डिवाइडेड बाय b करके c बन रहा है। तो तुम्हें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि a और b एक साथ आते हैं c को बनाने के लिए, तो a के भी एरर्स और b के भी एरर्स आएंगे ताकि c के अंदर नेट एरर प्रोड्यूस हो सके, है ना। जैसे कि मानो अगर मैं नीट के एग्जाम की बात करूं, तो मानो तुमने फिजिक्स में 4 की नेगेटिव मार्किंग कर दी, बायो में 4 की नेगेटिव मार्किंग कर दी, केमिस्ट्री में 8 की नेगेटिव मार्किंग कर दी, तो ये तुम्हारी 16 की नेगेटिव मार्किंग हो गई ना। तो आई कैन से कि जितने भी नेगेटिव मार्किंग है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में वो प्रोपोगेट करती है ताकि नेट नेगेटिव मार्किंग तुम लोग नीट के फाइनल स्कोर में निकाल सको। सेम चीज़ यहाँ पर है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी एक साथ मिलके कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी बनाती है, चाहे वो एक साथ मिलके कैसे भी हो, ऐड होने पे एक साथ हो, सब्ट्रैक्ट होने पे एक साथ हो, मल्टीप्लाई होने पे एक साथ हो, डिवाइड होने पे एक साथ हो, तो जब फिजिकल क्वांटिटीज एक साथ आती है एक रिजल्टेंट क्वांटिटी को बनाने के लिए, इसका मतलब जो एरर्स हैं वो ए से सी तक जाते हैं और बी से सी तक जाते हैं। कैसे जाते हैं वो वेरी करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्रोपोगेशन ऑफ एरर। कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए में भी एरर हो, बी में भी एरर हो और सी में कोई एरर ना हो। जैसे डीएनए नहीं आता, डीएनए कुछ मम्मी में से आ गया, कुछ पापा में से आ गया, और फिर बाद में अभी बच्चे में दोनों का डीएनए है, दैट इज द डीएनए, दैट इज द प्रोपोगेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। उसी तरीके से दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ एरर कि दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर एक साथ आ रही हैं तो दोनों में जो एरर्स हैं, ए में जो एरर है, बी में जो एरर है, वो दोनों मिलके सी में एरर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्या एब्सोल्यूट एरर प्रोपोगेट करता है? जैसे यहाँ पर तो बायोलॉजी का जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें तो मैंने सीधा बोल दिया जेनेटिक मटेरियल प्रोपोगेट कर रहा है ना, वो डीएनए के फॉर्म में प्रोपोगेट कर रहा है। अब मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर एरर प्रोपोगेट करता है। कैसे प्रोपोगेट करता है वो वेरी करेगा, लेकिन तुम्हें जान के रखना है प्रोपोगेट जरूर करेगा। और एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर 4 का परसेंटेज एरर था, बी के अंदर 2 का परसेंटेज एरर था, तो 4 - 2। अब रिजल्टेंट परसेंटेज एरर जो सी में है, अब रिजल्टेंट परसेंटेज एरर जो सी में है वो 4 - 2 2 है। ऐसा नहीं होगा।
तुम एक गलती कर दो, फिर दूसरी गलती कर दो, तो पहली वाली गलती नलिफाई नहीं होती। एक झूठ बोल दो, फिर बाद में उसको छुपाने के लिए एक और झूठ बोल दो, वो नलिफाई नहीं होता। तुम एक कोई बुरा काम कर दो, फिर एक और बुरा काम कर दो, वो जस्टिफाई नहीं होता, वो नलिफाई नहीं होता। अभी एरर की बात करिए, इसलिए सारे नेगेटिव एग्जाम्पल्स थे। तो वही चीज़ मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी में एरर है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में एरर है, तो ये एरर हमेशा ऐड होंगे, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ए और बी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ए और बी डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ए और बी के एरर्स जो हैं वो हमेशा ऐड होंगे। यहाँ पर भी एरर्स ऐड होंगे, यहाँ पर भी एरर्स ऐड होंगे, यहाँ पर भी एरर्स ऐड होंगे, यहाँ पर भी एरर्स ऐड होंगे। कैसे ऐड होंगे वो वेरी करेगा, लेकिन मान के चलो कि जो एरर्स हैं वो हमेशा ऐड होंगे। अब कैसे ऐड होंगे, उसके लिए तुम्हारे पास दो केसेस हैं। देखो, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही होती है ना, तब एरर जो प्रोपोगेट करते हैं एब्सोल्यूट के टर्म्स में करते हैं। और जब दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रही होती है, वो वाले केस में जो एरर्स है रिलेटिव टर्म्स में प्रोपोगेट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मानो बच्चों, मैं तुम्हें बोलूं कि एक मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसको इक्वेशन में मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, ए फिजिकल क्वांटिटी। एक मेरे पास बी फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको मैंने इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे डिनोट कर दिया। तो मानो अब की बार मैं पहले क्या करती हूँ ना, पहले मानो मैं ए प्लस बी कर रही हूँ, ठीक है। मानो मैंने बोला ए प्लस बी मिलके सी बना रहा है, तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि प्रोपोगेशन ऑफ एरर का मतलब ये है कि ए और बी मिलके अगर सी बना रहे हैं ना, तो ए और बी में एडिशन है। तो एडिशन वाले केस में जो एरर्स हैं एब्सोल्यूट के फॉर्म में प्रोपोगेट करते हैं, मतलब सी में जो एब्सोल्यूट एरर है वो हो जाएगा ए में जो एब्सोल्यूट एरर है प्लस बी में जो एब्सोल्यूट एरर है। उसी तरीके से मानो अब की बार अगर मैं a माइनस बी करके c बनाऊं, तो अब की बार a और b के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तब जाके c बन रहा है। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया है कि एरर्स हमेशा ऐड ही होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एरर्स हमेशा ऐड होंगे। तो ए और बी आपकी बार सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, और मैंने तुम्हें बता दिया सब्ट्रैक्शन के दौरान भी जो एरर्स हैं एब्सोल्यूट के टर्म्स में प्रोपोगेट करते हैं। मतलब जो हमारी फाइनल फिजिकल क्वांटिटी है सी, उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगा इट इज़ ए में कितना एब्सोल्यूट एरर है प्लस बी में कितना एब्सोल्यूट एरर है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मानो अगर मैं तुम्हें ए को बोलूँ 3 प्लस माइनस 0.1, बी को मैं बोलूँ 2 प्लस माइनस 0 पॉइंट, यहाँ पर इसको 0.2 ले लो, इसको 0.3, a इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.4, b की वैल्यू ले ली मैंने 1 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। अब मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि a और b मिलके c बना रहे हैं, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर मानो तुम्हें c की रियल वैल्यू निकालनी हो, तो इट इज a की रियल वैल्यू प्लस b की रियल वैल्यू। अगर मानो मैं तुम्हें बोलूं कि a माइनस बी मिलके c बना रहे हैं, तो तुम्हें ये भी पता है यहाँ पर c की रियल वैल्यू हो जाएगी a की रियल वैल्यू माइनस b की रियल वैल्यू। तो अभी हम एरर से थोड़ी डील कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें बोलूं कि अगर मानो मैं एरर की बात करूं कि यार यहाँ पर c के अंदर कितना एब्सोल्यूट एरर है, तो ए और बी ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर ए और बी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो तुम मान के चलो कि जब एडिशन होती है और सब्ट्रैक्शन होती है, तब जो एरर्स हैं एब्सोल्यूट की टर्म्स में प्रोपोगेट करते हैं। मतलब जो एब्सोल्यूट एरर दोनों केसेस में होगा, इट इज़ पहले वाले केस में पहली वाली क्वांटिटी में कितना है प्लस दूसरी वाली क्वांटिटी में कितना है, वो यहाँ पर भी आएगा बच्चों, और वो यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर 0.1 लिखा है। सो ये आ गया मेरे पास 4, ये आ गया 0.5, ये आ गया मेरे पास 2, ये आ गया मेरे पास 0.5। तो अभी मानो अगर मुझे सी के अंदर रिलेटिव एरर निकालना हो, तो तुम देखो ना, एब्सोल्यूट एरर 0.5 का है, रियल वैल्यू 4 है। अगर मुझे यहाँ पर सी में रिलेटिव एरर निकालना हो, तो एब्सोल्यूट एरर 0.5 का है, रियल वैल्यू 2 की है। दिस इज इट। तो ये याद रखना, कभी भी अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, तो एरर्स अब की बार प्रोपोगेट करेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में। उसी तरीके से मानो अब की बार दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है या फिर डिवाइड हो रही है, तो अब की बार भी एरर्स ऐड होंगे, लेकिन अब की बार जो वो ऐड होंगे वो रिलेटिव के टर्म्स में होंगे। तो मैं अब की बार यहाँ पर सेम चीज़ करती हूँ। मानो बच्चों, दोबारा से आई एम टेकिंग टू फिजिकल क्वांटिटीज। इसके ऊपर मिनी डीपीपी में क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से कर लोगे, ये वाले लॉजिक से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब की बार मानो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ए और बी मल्टीप्लाई होके सी बना रहे हैं, और फिर बाद में मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ए और बी डिवाइड होके सी बना रहे हैं। तो तुम्हें अच्छे से पता है सी के अंदर जो एरर है इट इज ए के अंदर जो एरर है प्लस बी के अंदर जो एरर है, लेकिन कौन सा? रिलेटिव। इसका मतलब सी के अंदर जो रिलेटिव एरर है इट इज इक्वल टू ए के अंदर जो रिलेटिव एरर है
प्लस बी के अंदर जो रिलेटिव एरर है। यहाँ पर भी सी के अंदर जो रिलेटिव एरर है इट इज ए के अंदर जो रिलेटिव एरर है प्लस बी के अंदर जो रिलेटिव एरर है। तो इसको ये बोला जाता है कि जब दो मेजरमेंट्स मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रही हो तब जो एरर्स है वो हमेशा रिलेटिव फॉर्म में प्रोपोगेट करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मानो अगर मैं ए की वैल्यू ले लूँ 4 प्लस माइनस 0.1 और मैं बी की वैल्यू ले लूँ 2 प्लस माइनस 0.2। लेट अस टेक दिस एग्जांपल, ठीक है। मैं पहले क्या कर रही हूँ, मैं पहले ए और बी को ऐसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ और मैं सी बना रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछूं सी में कितना एब्सोल्यूट एरर है या मैं तुमसे पूछूं सी में कितना रिलेटिव एरर है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा ए और बी मिलके सी बना रहे हैं तो शुरुआत तो रिलेटिव से ही होगी, क्योंकि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तब जो एरर्स हैं प्रोपोगेट करते हैं रिलेटिव की टर्म्स में। इसका मतलब अगर मानो मैं सी के अंदर एब्सोल्यूट एरर के रिलेटिव एरर की बात करूं, इट इज़ गोइंग टू बी गिवन बाय ए में जो रिलेटिव एरर है प्लस बी में जो रिलेटिव एरर है। तो ए में रिलेटिव एरर आ गया 0.1/4, बी के अंदर रिलेटिव एरर आ गया 0.2/2। और उसी तरीके से बच्चों मानो अगर ए और बी डिवाइड होके सी बना रहे होते तब भी चीज़ें सेम होनी थी कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर डिवाइड हो रही है तो जो एरर है प्रोपोगेट करता है रिलेटिव की टर्म्स में, तो यहाँ पर जो डिस्कशन है रिलेटिव एरर से ही उसकी शुरुआत होगी। और मानो अब की बार अगर मैं तुमसे यहाँ पर पूछती हूँ बताओ सी में कितना एब्सोल्यूट एरर है, तो सी में कितना एब्सोल्यूट एरर है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय सी। तुम देखो ना, दिस इज इक्वल टू दिस, है कि नहीं। तो अब की बार मानो मैं तुमसे एब्सोल्यूट एरर पूछती हूँ दोनों केसेस में, तो तुम्हें सिर्फ सी की रियल वैल्यू निकालनी है ना, तुम्हें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए। तो सी की रियल वैल्यू आ जाएगी ए की रियल वैल्यू बी की रियल वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8। यहाँ पर जो सी की रियल वैल्यू आएगी इट इज गोइंग टू बी ए की रियल वैल्यू बाई बी की रियल वैल्यू विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो ये चीज़ याद रखना, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही होती है तब जो एरर्स हैं एब्सोल्यूट की टर्म्स में प्रोपोगेट करते हैं, तो शुरुआत होगी एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करने से। सबसे पहले तुम एब्सोल्यूट एरर ही निकाल पाओगे, और जब दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवाइड होती है तो सबसे पहले तुम रिलेटिव एरर निकाल पाओगे। एक बार रिलेटिव एरर आ गया, ये देखो रिलेटिव एरर की वैल्यू आ गई। अब अगर मानो मैं तुमसे एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू पूछूं तो तुम देखो ना, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय द रियल वैल्यू ऑफ सी। तो रियल वैल्यू ऑफ सी निकाल लेंगे, ए और बी मल्टीप्लाई होके सी बना रहे हैं तो ए की रियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बी की रियल वैल्यू सी की रियल वैल्यू बन जाएगी। वही केस डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट चीज अभी यहाँ पर ये है बच्चों, मतलब दिस इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ओनली। ये जितने भी मैंने तुम्हें नॉलेज दी है ये उसका ही एप्लीकेशन है। मानो मैं तुम्हें बोलूँ b इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए, तो जेन्युइन सी बात है ना। अब की बार मैं 3 फिजिकल क्वांटिटीज ले आई, तीनों फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीजन होता है एरर्स प्रोपोगेट करते हैं रिलेटिव के टर्म्स में। मतलब बी में जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी में जो रिलेटिव एरर है इट इज इक्वल टू पहले वाले ए में कितना रिलेटिव एरर है प्लस दूसरे वाले ए में कितना रिलेटिव एरर है प्लस तीसरे वाले ए में कितना रिलेटिव एरर है ना। उसी तरीके से मानो आपके बाद में तुम्हें बोलूं b इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई सी, तो क्या दिक्कत है, ए सी मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन में ही है ना। तो अगर ये सारे मिलके b बना रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है, a यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है c से, ताकि वो क्या करे b की क्वांटिटी दे। इसका मतलब b के अंदर जो रिलेटिव एरर है इट इज पहले वाले a में कितना रिलेटिव एरर है प्लस दूसरे वाले a में कितना रिलेटिव एरर है प्लस c में कितना रिलेटिव एरर है। तो तुम्हें अभी यहाँ पर गौर फरमाना है, ये तो तुम्हें जेन्युइन लगा होगा। अब इसको देखो कैसे बोला जाता है कि अगर मानो यहाँ पर मैं बोल सकूं b इज इक्वल टू ए का क्यूब, तो तुम देख पा रहे हो ना b के अंदर जो रिलेटिव एरर है इट इज 3 टाइम्स ऑफ a के अंदर जो रिलेटिव एरर है। अगर मानो b इज इक्वल टू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई c की पावर 1, तो b के अंदर जो रिलेटिव एरर है इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a के अंदर जो रिलेटिव एरर है प्लस 1 टाइम्स ऑफ c के अंदर जो रिलेटिव एरर है। जहाँ से ना अभी यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ बेसिकली कि मानो अगर मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है जहाँ विच कैन बी रिटन एज इक्वल टू a की पावर x b की पावर y c की पावर z,
तो अब की बार ए, बी और सी क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से या तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, ताकि पी की फिजिकल क्वांटिटी दे सके। तो मुझे यहाँ पर अच्छे से पता है यहाँ पर जो प्रोपोगेशन ऑफ एरर होगा वो रिलेटिव की टर्म्स में होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई जो रिलेटिव एरर पी में है इट इज गोइंग टू बी एक्स टाइम्स द रिलेटिव एरर बच्चों जो ए में है, प्लस वाई टाइम्स द रिलेटिव एरर जो बी में है, प्लस जेड टाइम्स द रिलेटिव एरर जो सी में है। ये चीज़ याद रखना। रिलेटिव एरर को 100 से ही मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर आता है। तो मैं परसेंटेज की टर्म्स में भी बोल सकती हूँ कि भाई देखो जो पी के अंदर परसेंटेज एरर है इट इज़ गोइंग टू बी एक्स टाइम्स द परसेंटेज एरर जो मुझे यहाँ पर ए में देखने को मिल रहा है, प्लस वाई टाइम्स द परसेंटेज एरर जो मुझे बी में देखने को मिल रहा है, प्लस जेड टाइम्स द परसेंटेज एरर जो मुझे यहाँ पर सी में देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर मानो मैं एरिया ऑफ द सर्कल की बात करूं तो मेरे पास पाई आर स्क्वायर होता है। तो तुम्हें बोल दिया जाएगा कि भाई रेडियस के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो 2% है। तो बताओ ए के अंदर परसेंटेज एरर कितना होगा। तो तुम देखो ना, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। इसका मतलब एरिया के अंदर जो परसेंटेज एरर है इट इज 2 टाइम्स द परसेंटेज एरर जो रेडियस में है। तो वो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2% विच गिव्स मी 4%। है ना। तुम्हें बोला जाए कि भाई जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है उसकी वैल्यू इतनी होती है ना, तो तुम्हें बोला जाए कि भाई जो रेडियस के अंदर परसेंटेज एरर है वो 2% है, तो बताओ वॉल्यूम के अंदर जो परसेंटेज एरर है कितना होगा। तो लॉजिक तो सेम ही है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3। तो परसेंटेज एरर जो वॉल्यूम में है इट इज 3 टाइम्स द परसेंटेज एरर जो रेडियस में है। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। आई एम होपिंग आपको इस इन 40 मिनट्स में पूरा क्लियर हो गया हो व्हाट आर द कंसेप्ट्स, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट केसेस, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पिक्यूलियर क्वेश्चन टाइप्स जो एरर्स एंड इट्स प्रोपोगेशन से एसोसिएटेड है। तो अगर आपने इस क्लास की हेल्प ली है, आपको ये क्लास अच्छी लगी है, तो एक हैशटैग ग्रेविटॉन1 का कमेंट ये बताने के लिए कि आपने ग्रेविटॉन सीरीज की पहली क्लास की हेल्प ली और आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी, आपको ये क्लास अच्छी लगी। तो ज़्यादा कमेंट्स पढ़ के, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन कमेंट काउंट देख के मुझे फिर ये ऐसे रियलाइजेशन होता है, अच्छा फील होता है कि चलो मैं जिन क्लासेस को जिस पर्पस से ले रही हूँ वो जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है। ऐसे ही बच्चों हम लोग आगे मतलब हमारा बहुत लंबा सफ़र है। दिसंबर के एंड तक जितने भी 80 टॉपिक्स हैं मैं उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करवा दूंगी ग्रेविटॉन सीरीज़ में। अभी जो क्लासेस हैं सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे और सैटरडे को होंगी ऐसे 11 बजे, लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम जाता जाएगा मैं स्केड्यूल को थोड़ा सा चेंज कर दूंगी कि एक वीक में 2 क्लासेस लेने की जगह मैं 3 क्लासेस तक भी पुश कर पाऊँ। ठीक है जी। तो ग्रेविटॉन सीरीज़ को बिल्कुल डेडिकेटेडली फॉलो करना ताकि 140 से ज़्यादा का जो स्कोर है फिजिक्स में वो तुम गेन कर पाओ। बहुत ईजी होता है डिस्ट्रैक्ट होना, बहुत ईजी होता है रीजंस देना कि हम ये नहीं कर पाए क्योंकि, लेकिन उससे जंप करना उतना ही आई कैन से उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर टेम्पररी फेज से जंप करना ताकि तुम अल्टीमेटली अपने ड्रीम्स को अचीव कर सको। दैट इज़ ऑल दैट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच एवरीवन। आदियोस।